राम राम। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़िए, मेहनत करिए, विश्वास रखिए कि सफलता आपकी है। सफलता आपकी है और इस सफलता को आपसे कोई नहीं ले सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यहाँ तक आप लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है, यहाँ पर आप देखिए, संविधान में मूल अधिकार। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स। आप पढ़िएगा सर, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की बात यहाँ पर हो रही है, तो आप अच्छे से हर चीज़ को पढ़ते हुए चलिए, मेहनत करते हुए चलिए। देखिए, फंडामेंटल राइट्स की बात होगी कि सर जो मूल अधिकार हैं ये हैं क्या। मूल अधिकार की बात हम करेंगे, किसी भी देश में रहने वाले नागरिक को उस देश के सभी मूल अधिकार प्राप्त होंगे। हालांकि कुछ मूल अधिकार अन्य विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर मैं भारत का नागरिक हूं तो मुझे सभी मौलिक अधिकार, मूल अधिकार प्राप्त होंगे, फंडामेंटल राइट्स प्राप्त होंगे। मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है ये हमने कहाँ से ली है? फटाफट से मुझे बताइए कि सर मूल अधिकारों की जो अवधारणा है, जो इंस्पिरेशन है, वो हमने अमेरिका से ली है। आप कहेंगे सर अमेरिका का संविधान तो जब बना था उसमें मूल अधिकार नहीं थे। हमने कैसे ले लिया अमेरिका से? कि अमेरिका का संविधान 1787 में बना, 1789 में लागू हुआ, तो उस समय तो मूल अधिकार थे ही नहीं अमेरिका में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका के संविधान में 1791 में मूल अधिकार जोड़े गए थे। 1791 में अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार शामिल कर दिए गए थे। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? आप कहेंगे सर कहाँ से? आप कहेंगे अमेरिका से। विश्व में सबसे पहले मूल अधिकारों को जो विकसित किया गया, जो मूल अधिकारों का विकास हुआ, डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इन विच कंट्री? आप कहेंगे सर विश्व में पहला देश था जहां पर मूल अधिकारों को सर्वप्रथम वहां की जनता को ब्रिटेन के राजा ने दिया था 1215 में। कब? 1215 में। और ले आओ। ठीक है जी, 1215 में। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा कि सर मूल अधिकारों की अवधारणा की बात होगी तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। किस में? भाग 3 में है। और आप कहेंगे सर भाग 3 में मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक हैं। कहां से कहां तक? 12 से लेकर 35 तक हैं। और भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं। मेग्ना कार्टा का क्या मतलब है? कि मेग्ना कार्टा उसको कहेंगे जहां पर अधिकारों की चर्चा हो। जैसे कि 1854 में चार्ल्स वुड के द्वारा जो सिफारिशें पेश की गई थी शिक्षा में सुधार की, उन्हें शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा। यानी कि वुड डिस्पैच चार्ल्स वुड के द्वारा शिक्षा में सुधार करने की सिफारिशें पेश की गई थी, वुड डिस्पैच कहा गया। और वही वुड डिस्पैच शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा गया। भाग 3 में अधिकारों की बात हो रही है, मूल अधिकारों की बात हो रही है, इसीलिए भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं। वहीं वहीं हुआ क्या था, 1882 81 82 में स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण किया था रिपन ने। तो उसकी द्वारा पेश की गई सिफारिशों को, स्वशासन का विकेंद्रीकरण करने की जो सिफारिश थी, उसे क्या कहा गया था? स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा गया। तो जहां पर कुल मिलाकर अधिकारों की चर्चा होगी उसे मेग्ना कार्टा कहेंगे। क्या कहेंगे? मेग्ना कार्टा कहेंगे। बात आती है कि सर मूल अधिकारों का जो विकास है, मूल अधिकारों का विकास सर्वप्रथम कहां पर होता है? डेवलपमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आप कहेंगे सर इसका जो पहला दस्तावेज है ये कहां पर पेश किया गया था? तो आप कहेंगे सर 1215 में ब्रिटेन में। कहां पर? 1215 में ब्रिटेन में। जिसके भैया कौन? राजा सर जॉन। आप कहेंगे ब्रिटेन के एक राजा थे सर जॉन, जिन्होंने एक
लिखित दस्तावेज पेश किया था 1215 में, और इसमें ब्रिटेन की जनता को मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए। तो विश्व में पहला देश जिसने अपनी जनता को, अपनी प्रजा को, अपने पीपल्स को फंडामेंटल राइट दिए थे, कौन था? ब्रिटेन। कब? 1215 में। कि ब्रिटेन में पहला लिखित दस्तावेज कब पेश किया गया? 1215 में। किसने पेश किया? ब्रिटेन के राजा ने। क्या नाम था? सर जॉन। क्या नाम था? जॉन। कहीं कहीं जान लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब बात आती है सेकंड दस्तावेज, सेकंड डॉक्यूमेंट 1689 में ब्रिटेन में पेश किया गया है। कहां पर? ब्रिटेन में, जिसे बिल ऑफ राइट्स कहा गया। बिल ऑफ राइट्स के नाम से दूसरा दस्तावेज कब पेश किया गया? 1689 में। कहां पर पेश कर दिया गया था? ब्रिटेन में। कहां पर? ब्रिटेन में। तो मूल अधिकारों का विकास सर्वप्रथम कहां पर हुआ है? ब्रिटेन में हुआ था। कहां पर हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है। क्या ये सारे पॉइंट आप लोग लिख लेंगे? क्या ये सारी चीजें आप लोग यहां पर नोट डाउन कर लेंगे? मुझे बता दीजिए, कर लेंगे ना यहां पर? चलिए, लिखने के बाद थम कर दीजिएगा। हालांकि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मेरे साथ समझने का प्रयास करिए, लिखने के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, है ना। मैं आपको एक बहुत ईमानदार सलाह दे रहा हूँ, बहुत ही ऑनेस्ट मेरी एडवाइस है कि आप पढ़ने पर फोकस करिए, लिखने के नहीं। क्योंकि लिखने के लिए तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लिखने के लिए तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आगे बात आती है कि सर भारत में जो मूल अधिकार है, भारत में मूल अधिकार कहां से प्रेरित है? आप कहेंगे सर भारत में जो मूल अधिकार है ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से, यूएसए। यूएसए को हम क्या लिखते हैं? अमेरिका। क्या लिखते हैं? अमेरिका। अमेरिका। हमने अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया। लेकिन अगर मैं बात करूं अमेरिका का संविधान, यहां पर अगर मैं बात करूं अमेरिका का संविधान बना कब है, तो अमेरिका का संविधान बना 1787 में, और लागू कब हुआ है ये संविधान अमेरिका में? 1789 में। लेकिन अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार कब जोड़े गए? मूल अधिकार कब जोड़ दिए गए थे? फटाफट से बताइए। मूल अधिकार जोड़े गए थे, जोड़े 1791 में। कब? 1791 में। यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, उसमें मूल अधिकार नहीं थे, उन्हें बाद में जोड़ा गया। उन्हें कब जोड़ा गया है? उन्हें बाद में जोड़ा गया है, ठीक है जी। आप कहेंगे सर इन्हें बाद में जोड़ा गया है, ठीक है जी, इन्हें बाद में शामिल किया गया है। कट रहे हैं क्या ये? चलिए भैया, इन्हें क्या किया गया है? इन्हें बाद में शामिल किया गया है, ठीक है। ये हमने यहां पर पढ़ लिए। चलिए, बहुत बढ़िया जी। अब बात आ गई कि सर भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा। 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? इसमें मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? आप कहेंगे सर 7 मूल अधिकार थे। कितने? 7। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। वर्तमान में कितने? 6 मूल अधिकार हैं। तो एक कौन सा अधिकार है जिसे हटाया गया? आप कहेंगे सर संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। कि सर संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया है। उसे मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कहां डाल दिया है? उसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 में एक नया आर्टिकल जोड़ा, 300A, उसमें शामिल कर दिया गया। उसमें शामिल कर दिया गया। तुम बदले तो हम भी कहां पुराने से रहे, तुम आने से रहे और हम बुलाने से रहे। वाह, क्या लाइन मारी है, वाह। लेकिन सूरज जी ये किसके लिए हैं? ये किसके लिए हैं लाइनें? सूरज जी, ये भावनाएं जो आपने अभी व्यक्त की, ये किसके लिए आपने व्यक्त कर दी हैं? बेटे दिल की बातें आपकी आ गई आज हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, जरूरी है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। मेरा मानना है कि दिल खुश करके पढ़ाई करो। सीरियस होके, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके अगर पढ़ाई करोगे बड़ा दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो भैया कि मूल अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, वर्तमान में 6 है। तो एक अधिकार है संपत्ति का, एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो पहले मूल अधिकारों की सूची में आता था। आर्टिकल 19(1)F और आर्टिकल 31, इन्हें क्या कर दिया?
स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे आप, स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाएंगे जी एप्लीकेशन पर, ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा मेरे लिए था क्या? ओके, मेरे लिए था भाई, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं कि भाई आप मुझे बुलाएंगे और मैं नहीं आऊंगा। चलिए, और आप बुलाएंगे भी नहीं अब मुझे, ऐसी मैंने क्या खता कर दी हैं? चलिए, हमने यहाँ पर बात कर ली, हमने यहाँ पर बात कर ली कि सर संपत्ति का अधिकार 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसके द्वारा क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है। इसको संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया और 300 का को भाग 12 में जोड़ दिया जिससे संपत्ति का अधिकार, किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया है? आप कहेंगे सर इसे वैधानिक अधिकार बनाया, वैधानिक अधिकार बनाया, ठीक है। वैधानिक अधिकार लीगल राइट बना दिया, लीगल, आप कहेंगे सर लीगल राइट बनाया, ठीक है जी। क्या कहेंगे? लीगल राइट बनाया। इसका मतलब ये है कि एक पिता की जितनी भी संतान होंगी, जितने बच्चे होंगे उन बच्चों को प्रॉपर्टी में बराबर अधिकार दिया जाएगा। शिवम जी परेशान मत हो, ये सारी चीजें मैं बताता हुआ चलूंगा कि सर लीगल राइट का मतलब है अगर एक पिता के 4 बच्चे हैं तो चारों में संपत्ति बराबर बांट दी जाएगी। क्या हो जाएगा? बराबर बांट दी जाएगी। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे, जो पीएम थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था भैया मोरारजी देसाई। क्या नाम था? मोरारजी देसाई। आप कहेंगे सर मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे, क्योंकि 1977 में जनता दल की सरकार बनी थी। किसकी? जनता दल की सरकार बनी थी कि भैया, हाँ कल्पना जी, लड़कियों को भी बराबरी का अधिकार है। मान लीजिए जैसे कोई एक पिता है, उसके एक लड़का है एक लड़की है और किसी की अभी शादी नहीं हुई, पिता की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो संपत्ति है माता के नाम जाएगी। अब माता अपनी प्रॉपर्टी में से आधी दोनों को देना चाहे तो दे सकती हैं। अगर वो लड़की अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहे तो वो कानून के रूप से हिस्सा ले सकती है, ठीक है। यदि वो अनमैरिड है और उसकी शादी हो जाती है तो जज साहब ये कहेंगे कि आप अपने पिता की संपत्ति में अगर हिस्सा ले रही हैं तो आपके पति की जो संपत्ति है उसमें भी आपके भाई को हिस्सा दे दिया जाए। और ऐसा एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने एक एग्जाम्पल सुना। एक जज साहब ने ये कहा, जब बेटी की शादी हो गई तो वो भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए एक याचिका दायर करती है कि भाई मेरे भाई की प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दिया जाए, क्योंकि मेरे भाई की जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पापा की है और मेरे पापा की प्रॉपर्टी में मेरा पूरा अधिकार है। जज साहब ने कहा बिल्कुल अधिकार है, आपका अधिकार तो बनता है, लेकिन आपको जो आपके पति की प्रॉपर्टी मिल रही है, आपके पति की प्रॉपर्टी में भी आपके भाई का अधिकार है। क्या आप अपनी आधी प्रॉपर्टी देना चाहेंगी? अब वो मुकर गई, बोले नहीं, मैं अपने पति की प्रॉपर्टी क्यों दूंगी। तो जज साहब ने कहा कि भैया आपकी शादी में भी तो आपके भाई ने बहुत रुपया लगाया होगा, बहुत सारी चीजें की होंगी, ठीक है। ये हालांकि जज साहब का जो डिसीजन था ये इमोशनली था, है ना, इमोशनली भी था, कुछ फैक्ट बेस भी था, लेकिन अगर संवैधानिक दृष्टि से देखा जाता तो उस लड़की को आधी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी। लेकिन जज साहब ने लॉजिक लगा दिया, समझ रहे हैं। लॉजिक ये लगा दिया कि अगर आप भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी में भी भाई को हिस्सा देना पड़ेगा, तभी तो बराबर बात बनेगी। ऐसा थोड़ी होगा आप भाई की आधी संपत्ति भी ले रहे हो और अपने पति की संपत्ति में उसे हिस्सा ना दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि सर 300 का को भाग 12 में जोड़कर जिसे संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का जो अधिकार था इसे वैधानिक अधिकार लीगल राइट बना दिया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया। अब बेटियां भी अपने पिता की संपत्ति में अपना आधा जो जितना भी उनका हिस्सा बनता होगा वो ले सकते हैं। चलिए
बात करते हैं कि वर्तमान में जो 6 मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। वर्तमान में जो 6 मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। अब आप मुझे बताइए समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक है, एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में, 12-13 भी पढ़ेंगे। मैं केवल 6 अधिकारों की बात कर रहा हूं, 12-13 और जो 33-34-35 है उनमें अन्य प्रावधान है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, मूल अधिकार हो गए भैया 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 25 से 28 और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार हो जाएगा 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा जी? 32। ठीक है जी, चलिए यहां पर हमने बात कर ली कि सर इनको आप लिखिए, अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने क्या कहा था। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, बताइए जल्दी से। अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा। क्या कहा जी? संविधान की आत्मा व हृदय कहा। आप कहेंगे सर आत्मा व हृदय कहा, आत्मा व हृदय कहा। चलिए क्या कहा है? आत्मा व हृदय कहा। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। आप यहां पर बताइए कि सर किसने क्या कहा था। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा, यानी कि सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था? तो आप कहेंगे सर अंबेडकर साहब ने कहा था। ये आप लोग भैया अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे वरना पीडीएफ से मिल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से, क्योंकि 12 से तो दिए हुए हैं संविधान में। अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ है आप मुझे बता सकते हैं कि सर अनुच्छेद 12 में क्या क्या व्यवस्थाएं दी हुई हैं? चलिए मुझे बताइए अनुच्छेद 12 में क्या क्या व्यवस्थाएं दी हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? तो यहां पर हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 12 की। समझिएगा कि अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, कौन से आर्टिकल में राज्य की परिभाषा दी हुई है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। और राज्य कैसे बनेगा? तो मैंने मेन 6 पॉइंट यहां पर लिखे हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें आ जाएंगी राज्य में, लेकिन मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं। अब ये बताइए राज्य जो है, अनुच्छेद 12 जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है, जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, आप मुझे बताएंगे स्टेट यहां पर किसको बता रहा है? राष्ट्र को। ये हमारे नेशन को बता रहा है, ये हमारे नेशन को बता रहा है, हमारे राष्ट्र को बता रहा है, हमारे देश की बात कर रहा है कि हमारा जो देश है वो कैसे बना है, हमारे देश की जो परिभाषा है वो क्या है। आप कहेंगे सर हमारे देश में चलिए सर 1895 में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग बाल गंगाधर, ना 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 ना, सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात होती है कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, 1931 में। अब यहां पर आप बात करेंगे, यहां पर अभी आप बात करिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं सर राज्य की जो परिभाषा है, राज्य की जो परिभाषा है, राष्ट्र, नेशन, नेशन की बात यहां पर हो रही है। नेशन की बात यहां पर हो रही है कि सर भारत सरकार से, संसद से, राज्य सरकार से, राज्य विधानमंडल से, स्थानीय निकाय से, अन्य निकाय से, इन सब से मिलकर हमारा राज्य बनेगा। इन सब से मिलकर हमारे राज्य की परिभाषा है। स्थानीय निकाय हो गए, अन्य निकाय हो गए, राष्ट्र बनेगा। राष्ट्र का मतलब है यहां पर हमारा देश बनेगा। देश बनेगा मतलब हमारा भारत बनेगा। हमारे भारत की यहां पर बात की गई है। हमारे राष्ट्र मतलब हमारे देश की बात की गई है कि हमारे देश का निर्माण कैसे होगा, हमारा देश कैसे बना है। भारत सरकार से, संसद से, राज्य सरकार से, राज्य विधानमंडल से, स्थानीय निकाय से और अन्य निकाय से, इन सब को मिलाकर हम बात करेंगे। इन सब में अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर राज्य की परिभाषा है। ठीक है, तो जर्नल क्वेश्चन ये सब आएगा नहीं, आपसे ये पूछा जाएगा कि राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में। 3 आर्टिकल हैं, 12, 36 और 152। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 152, यहां पर हम लोग बात करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ये आप लोग लिखिएगा। यहां पर सारी चीजों की बात हम लोग करेंगे। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अब यदि ऐसा कोई कानून बनाया भी गया है, ऐसा कोई कानून
लॉ, ऐसा कोई कानून या लॉ बनाया गया है, बनाया गया है, बनाया गया है तो वह, बनाया गया है तो वह स्वतः ही, आप कहेंगे तो वह क्या हो जाएगा भैया, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। ये आप लिख लीजिएगा कि स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 को सजग प्रहरी कहते हैं। क्या कहते हैं अनुच्छेद 13 को, आप कहेंगे सर इसे सजग प्रहरी कहते हैं, मूल अधिकारों का सजग प्रहरी। ठीक है, सजग प्रहरी की बात होगी कि सर मूल अधिकारों का जो सजग प्रहरी है, सजग प्रहरी, मूल अधिकारों का सजग प्रहरी अनुच्छेद 13 को कहते हैं, क्योंकि ये मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। ये क्या करता है, मूल अधिकारों की सुरक्षा। ये कहता है कि संसद या राज्य ऐसा कोई भी कानून बनाता है, राज्य का मतलब यहां पर देश से है, संसद से है, कि संसद यदि ऐसा कोई कानून बनाती है जिससे मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह कानून अपने आप ही जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरे मूल अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार किस आधार पर समाप्त होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा जब राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लिया क्या यहां तक, एक बार मुझे बताइए थम करके, लिख लिया क्या यहां तक? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी जी, स्वेब जी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, कौन से उसमें मूल अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया था, वो कराची अधिवेशन था, कराची अधिवेशन 1931 था। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए मूल अधिकारों की सर्वप्रथम भारत में मांग कब होती है, तो वो स्वराज विधेयक में आंशिक रूप से मांग की गई थी 1895 में, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने पेश किया था। ठीक है, लेकिन वहां पर प्रस्ताव पास नहीं हुआ। पहली बार प्रस्ताव पास कब हुआ, कराची अधिवेशन में। ठीक है, चलिए लिखिए आप, समझ गए। सर 13 में न्यायिक पुनरावलोकन है, ना 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 ना, अनुच्छेद 37 में न्यायिक पुनरावलोकन है। चलिए, ये सारी चीजें हाँ समझना चाहिए, समझना चाहिए। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 14, बहुत अच्छे से आपको समझना है ये। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18। अब यहां पर पढ़ेंगे 14 से 18। चलिए, 14 से 18 की बात अगर करेंगे, आप कहेंगे सर विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जो व्यवस्था है ये हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से। ये व्यवस्था हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से। ठीक है, कहां से, ब्रिटेन से। इस विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से। अगर पूछ लेगा कि सर विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने लिया है यूएसए से, अमेरिका से। तो दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि सर ये आप मुझे बताइए, ये आप मुझे बताइए कि सर ब्रिटेन और यूएसए, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, ब्रिटेन और यूएसए, ब्रिटेन और यूएसए के बारे में हम बात करेंगे। चलिए मुझे बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए कि सर अनुच्छेद 14 कहता है कि ब्रिटेन और यूएसए से मिश्रण लेकर बनाया गया है। विधि के समक्ष समानता कहती है कि कानून की नजरों में सब बराबर हैं, कानून की नजरों में सब बराबर हैं। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखना, इसका भैया आप ये ध्यान रखिएगा कि सर समान संरक्षण, कि कानून सभी को बराबर प्रोटेक्शन भी देता है, वो भी अनुच्छेद 14 में ही दिया हुआ है। लेकिन अपवाद पढ़ेंगे, एक्सेप्शन पढ़ेंगे। अपवाद क्या क्या है, जैसे अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने पद पर हैं इन्हें ना तो गिरफ्तार किया जाएगा, ना तो गिरफ्तार किया जाएगा, ना ही इन्हें क्या किया जाएगा भैया, इनके खिलाफ कोई मुकदमा होगा। ना तो गिरफ्तार किया जाएगा, ना कोई मुकदमा लिखा जाएगा। जब तक ये अपने पद पर हैं इन्हें विशेष अधिकार मिले हुए हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल को पहले इनके पद से हटाया जाएगा, तब इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी। क्या होगी जी, तब इनकी कानूनी कार्रवाई होगी। आप कहेंगे राष्ट्रपति राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यपाल, पैट में तो बहुत सारे टॉपिक लिमिटेड थे, पैट में पूरी आल्टी का पूरी पॉलिटी थोड़ी थी, लेखपाल में तो पूरी पॉलिटी दी है, पूरा संविधान लिखा हुआ है। ठीक है, न्यायपालिका अलग से दिया हुआ है, संवैधानिक विकास अलग से दिया हुआ है। ठीक है,
राष्ट्रपति राज्यपाल को अनुच्छेद 361 में विशेष अधिकार हैं, जो कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14, भैया कहाँ आप किस बहस में लग गए कि किसने मांग की थी, क्या किया था, वो सब छोड़ दीजिए, अभी आप मूल अधिकारों पर आ जाइए। मुझे लग रहा है आप आपस में बहस करने में लगे हुए हैं। ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, ठीक है? फिर तो आप समझेंगे नहीं, एक दूसरे को जवाब ही देने में अगर आपका टाइम निकलेगा तो फिर ना तो आप लिख पा रहे हैं, ना तो समझ पा रहे हैं, ना तो पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम तो कमेंट लिखने में, टाइप करने में चला जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा अनुच्छेद 361, 105, 194, ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि 14 कहता है कानून के लिए सब समान है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, अधिकारी हो, आईपीएस हो, कोई भी XYZ। लेकिन यहाँ 3 आर्टिकल हैं जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। जैसे 361 कि राज्यपाल राष्ट्रपति जब तक पद पर है इन्हें विशेष अधिकार मिला रहेगा, ठीक है। वैसे ही अनुच्छेद 105 में लिखा है सांसद MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को विशेष अधिकार है। अनुच्छेद 194 में MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। क्या मिला हुआ है? विशेष अधिकार मिले हुए हैं। सत्र यानी कि सेशन के 40 दिन पूर्व या 40 दिन बाद इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है जी, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब सेशन चल रहे होंगे, शीतकालीन सत्र चल रहे होंगे, मॉनसून सत्र चल रहे होंगे या बजट सत्र चल रहे होंगे, ऐसी स्थिति में इन्हें ना तो गिरफ्तार किया जाएगा। क्यों? अगर कोई बहुत सेंसिटिव केस है तो लोकसभा अध्यक्ष से पूछकर, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष से पूछकर, राज्यसभा में सभापति से पूछकर, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष से पूछकर और विधान परिषद में विधानसभा के सभापति से पूछकर ही इन सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। तो 105 कहता है जो सांसद हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं, यदि बजट सत्र चल रहा है तो ऐसी स्थिति में उन्हें 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? यहां पर आप लोगों ने बताइए, क्या किसी को कोई समस्या है? क्या यहां तक लिख लिए आप लोग? यहां तक है ना? ये सारे पॉइंट आप लोग लिखिए। अच्छा, ये बताइए कि अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कौन से केस में कहा गया था? अनुच्छेद 14 नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का एक केस था 1980 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 को क्या कहा गया? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, क्योंकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए समान है, चाहे वो भारत का नागरिक है, चाहे विदेशी है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे दलित है, चाहे जर्नल है, चाहे आईपीएस है, चाहे आम नागरिक है, राष्ट्रपति है, मंत्री है, कोई भी XYZ, तो ये सभी अनुच्छेद 14 के अनुसार समान हैं। लेकिन अनुच्छेद 3 इसका उल्लंघन भी करते हैं, 361, 105, 194, ठीक है। बताइए, समझ में आया आप लोगों को? यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 15 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 15 कहता है कि भारतीय नागरिक में, जो भी भारतीय नागरिक हैं, उन्हें उनकी जाति को लेकर, उनके लिंग को लेकर, उनके धर्म को लेकर, उनके वंश को लेकर, जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तीसरा, अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ उसके जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है, ठीक है। कि भैया जाति व्यवस्था के भेदभाव को कौन रोकता है? अनुच्छेद 15, कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से रोकने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 15 में। किसमें है जी? अनुच्छेद 15 में। क्लियर है? देखिए, इसका मतलब यह है कि एक मामला था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ या संघ सरकार 1980। इसमें यह पूछा गया कि सर जो नेचुरल जस्टिस है कि सभी को समान रूप से न्याय मिलना चाहिए, तो ये कौन से आर्टिकल में रखना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 इस बात की पुष्टि करता है, चाहे भारत का हो, चाहे विदेशी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई आईपीएस है, चाहे कोई आम नागरिक है, चाहे कांस्टेबल है, चाहे भैया कोई भी राष्ट्रपति है, मंत्री है, वो सब अनुच्छेद 14 के अनुसार बराबर हैं, इक्वल हैं। इसीलिए उसे नेचुरल जस्टिस कहा, नैसर्गिक न्याय कहा, ठीक है। चलिए, कोई कभी क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत किस केस में कहा गया था, तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ या संघ सरकार 1980 के मामले में कहा गया था।
ठीक है जी, यहां तक पढ़ लेंगे। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। अब बात आ जाती है अनुच्छेद 15 खंड 2। अनुच्छेद 15 खंड 2 क्या कहता है कि उपरोक्त आधार पर, उपरोक्त आधार मतलब समझ रहे हैं, जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्मस्थान के आधार पर, उपरोक्त आधार पर तालाब, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक पार्क में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 15 खंड 2 कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को उसके जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी होटल, किसी भी सार्वजनिक पार्क में, किसी भी तालाब पर, किसी भी जगह पर जाने से नहीं रोका जाएगा कि भाई आप जो है निम्न जाति में हो, आप इस तालाब में नहीं नहाओगे, आप निम्न जाति के हो, आप इस होटल में खाना नहीं खाओगे। ये सारी चीजों पर प्रतिबंध जो लगा है वो अनुच्छेद 15 खंड 2 में लगा है। किसमें? अनुच्छेद 15 खंड 2 में लगा हुआ है। क्लियर है? चलिए, 15 खंड 2। अब बात आती है कि सर अनुच्छेद 15 खंड 3 क्या कहता है। 15 खंड 3 में क्या लिखा है? राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन करे। कि सर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की जो व्यवस्था है वो कौन से आर्टिकल में है? आप कहेंगे सर वो अनुच्छेद 15 खंड 3 में है। आर्टिकल 15 क्लोज 3 में कहा गया है कि राज्य महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, जैसे कि एक अधिनियम बना था। तो आप कहेंगे महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम आया था। ये आया था भैया 2005 में कि भैया महिलाओं को जो घरेलू हिंसा की जा रही है, मारपीट की जाती है, उससे बचाने के लिए एक अधिनियम बना था, जिसे क्या कहा गया था? जिसे भैया जल्दी से बताइए, जिसे कहा गया था महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में इसी का बहुत मिसयूज किया जाता है। आए दिन आपने देखा होगा कि दहेज प्रथा के केस लगते हैं, मारपीट के केस लगते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे केस आपने देखे होंगे कि भैया पति ने पत्नी की धमकियों से डर के आत्महत्या कर ली। आपने वीडियोस देखे होंगे कि भाई पत्नी ने आरोप लगा दिया, मेरा पति मुझे मारता है, मेरा पति मेरा एक्सटॉर्शन करता है, मुझे मार पीटता है ना, मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता है। तो इसमें आदमी फंस जाता है और फिर पुलिस, आप जानते हैं बड़ा अंधा कानून है हमारे भारत का। तो बहुत सारी चीज़ें इसका गलत हो रही हैं। बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली। लोग डरने लग गए शादियों के नाम पर, क्योंकि आजकल एक पैटर्न बन गया है कि शादी करो, एक आध महीने में अलग हो जाओ। मैंने अभी एक मामला भी देखा, यह है जबलपुर का, मध्य प्रदेश में जबलपुर पड़ता है, वहां का एक मामला आया जबलपुर में। तो कोर्ट में, न्यायालय में यह कहा गया कि आप शादी के 3 दिन तक रही अपने पति के साथ। पति कह रहा है कि जिससे मेरी शादी हुई है वो महिला मेरे साथ मात्र 3 दिन रही। 3 दिन में आपके साथ क्या आपका मानसिक शोषण किया? क्या यहाँ पर आपका शोषण कर लिया? मुझे बताएं, यहां पर क्या शोषण आपका हुआ है, बताइए। चलिए, यहां पर हमने सारी चीजों को पढ़ लिया। तो वो बात ये हुई कि 3 दिन तक आप रही इनके साथ, अब आप अलग हो गई, और आपको अलग होते हुए भी 1 साल हो चुका है। शादी के 1 साल से 3 दिन तक वो संग में रही और 1 साल से वो अलग रह रही हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें 15 लाख रुपए, वो ऑटो चलाता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, उससे 15 लाख रुपए चाहिए, है ना। भत्ता, जीवन पोषण भत्ता, जिसे एलिमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमनी बोलते हैं। ठीक है, हमने एलिमनी भैया बात कर ली। अब जब बात हो गई एलिमनी की कि भैया एलिमनी दी जाएगी, क्या किया जाएगा? एलिमनी दी जाएगी। तो कोर्ट में जज साहब ने कहा कि जज साहब महिला थी, उन्होंने कहा 3 दिन आप साथ रही और आपको 15 लाख रुपए चाहिए, और वो ऑटो ड्राइवर है, वो कहां से लाएगा 15 लाख रुपए? कोई रुपया नहीं दिया जाएगा। बड़ा चर्चा का विषय रहा और बहुत उसमें उनका तलाक भी हुआ। तो ये पैसा ऐंठने की एक नई नीति भी चल रही है। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मैं एक वैसे जर्नल बातें बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका मिसयूज भी किया गया है। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण 2005, इसका मिसयूज भी हुआ है। अब बात आती है सर 15 खंड 6, अनुच्छेद 15
15 खंड 6, यहां पर हम बात करेंगे सर 15 खंड 6। तो इसमें आप मुझे बताइए कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा एड ऑन किया गया आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के ईडब्ल्यूएस यानी कि लोगों के लिए 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। चलिए अब यहां पर हमने बात कर ली। देखिए अर्पित जी, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूं, अगर आपको 4-5 भी पढ़ाऊंगा तो बहुत हो जाएंगे, बहुत क्लोज हैं। तो मैं यहां पर 15 खंड 6 और 15 खंड 6 ही पढ़ाऊंगा, इसमें 4 और 5 नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट होंगे वही पढ़ाता हुआ चलूंगा। ऐसे अगर हर आर्टिकल के सारे क्लोज करने लग जाऊं तो 470 अनुच्छेद से पार हो जाएंगे, फिर कैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हमने बात कर ली। बिल्कुल मानसी, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी जगहों पर आज भी होता है। पति दारू पी के आता है, पत्नियों को मारते हैं। बहुत जगह सास मार देती हैं, पीटती हैं, दहेज चाहिए, दहेज के चक्कर में लड़कियों में आग लगा दी जाती है ना। ये दोनों की तरफ से है, मैंने किसी एक का पक्ष लेते हुए ये बात नहीं कही, ठीक है। मैंने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बताया, और जो केस हुआ था उसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। मैं किसी के पक्ष में नहीं कह रहा हूं, मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे लिए सभी बराबर हैं, ठीक है जी। चलिए, तो इसको पर्सनलाइज या वैसे मत उसको देखिए कि सर ने ऐसा क्यों बोला, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कोर्ट का, ठीक है। चलिए, हमने बात कर ली 15 खंड 6 जो हमारे संविधान में नहीं था। 15 खंड 6 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? 10% आरक्षण दिया जाएगा। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया, आगे बात कर लेते हैं। ये सारी पॉइंट आपने पढ़ ली होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 16, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं कि लोक नियोजन की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी। आप कहेंगे सरकारी नौकरी में समानता, कि भैया सभी लोग सरकारी नौकरियों में बराबर हैं, चलिए बिल्कुल हमने पढ़ लिया। लोक नियोजन की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सरकारी नौकरियों में बराबरी का अधिकार। अनुच्छेद 16 कहता है कि सब लोग बराबर हैं, सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिलेगा। लेकिन अनुच्छेद 16 खंड 4 कहता है कि राज्य को यह अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। तो भैया राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। 16 कहता है कि भाई 16 कहता है कि चाहे कोई भी हो जो भारत के नागरिक है, वो सरकारी नौकरी में सभी को बराबरी का अधिकार होगा, ठीक है। लेकिन 16 खंड 4 ये कहता है कि जिनका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व कम है, राज्य उन्हें आरक्षण दे सकते हैं, ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकते हैं। वहीं 16 खंड 6 ये भी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ये 15 खंड 6 और 16 खंड 6 को जोड़ने की बात करता है। ये कहता है कि जो ईडब्ल्यूएस वाले लोग थे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग थे, उन्हें 10% आरक्षण रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। 15 खंड 6 में ये आरक्षण दिया जा रहा था शैक्षणिक संस्थानों में, इंस्टीट्यूट में, बीटेक कॉलेज हो गए, एमटेक कॉलेज हो गए, बीए बीएससी, है ना, जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान है जहां पर पढ़ाई लिखाई कराई जाती है, जहां कोर्स कराए जाते हैं, वहां पर सीटें रिजर्व रहेंगी ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ठीक है। लेकिन यहां पर 10% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा 16 खंड 6 से। 16 खंड 6 कब जोड़े गए थे? आप कहेंगे सर इन्हें 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए सर 17, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। यहां पर हम बात करेंगे सर द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम
1955। ये आप मुझे बताइए जल्दी से। अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955, 1976 में इसमें संशोधन कर दिया। जो अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम था, छुआछूत के दंड की बात थी कि किसी के जाति को लेकर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बना दिया। क्या बना दिया? 1955। संशोधन कब हुआ? 1976। कब हुआ जी? 1976। चलिए बताइए, यहां तक आपने लिख लिया? यहां तक आपने लिख लिया? जल्दी जल्दी से इसको लिख लीजिए फटाफट से। जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन यहां पर कर लीजिए। जल्दी से यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग भैया इनको पढ़ते हुए चलिए, है ना। यहां पर हम लोग बात करेंगे, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? चलिए जल्दी जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कितनी सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली या नहीं की हैं फटाफट से। आई होप कर लिया होगा। चलिए अब बात आती है सर अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 सर आर्टिकल 15 खंड 6 और 16 खंड 6 इक्वल ही है क्या? हाँ, दोनों बराबर हैं, लेकिन एक सरकारी नौकरियों में आरक्षण देता है और एक जो स्कूल वगैरह हैं, कॉलेजेस हैं, जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? ये कहता है उपाधियों का अंत, द एंड ऑफ टाइटल, कि भैया अब भारत में उपाधियां धारण नहीं की जाएंगी। भारत में उपाधियां धारण नहीं की जाएंगी, जैसे राजा महाराजा हो गए, केसर हिंद हो गए, है ना, सर हो गए, इस प्रकार की जो पहले उपाधियां धारण की जाती थी वो अब धारण नहीं की जाएंगी। क्यों धारण नहीं की जाएंगी? ये इसलिए भी धारण नहीं की जाएंगी क्योंकि भारत में सब बराबर हैं, है ना, सब बराबर है। राजा महाराजाओं की प्रथा खत्म हो चुकी है, तो किसी को उपाधि धारण करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिसने पीएचडी कर ली वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, जिसने जिसने एमबीबीएस कर ली वो डॉक्टर लगा सकता है, जिसे भारत रत्न मिला वो सम्मान है। तो आप कहेंगे सर डिग्रियां और सम्मान वो अपने साथ लगा सकते हैं, है ना, लेकिन जो उपाधियां थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, उन पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। तो उपाधियों का अंत जो हुआ वो अनुच्छेद 18 के तहत किया गया। ठीक है, किसके तहत किया? अनुच्छेद 18। चलिए यहां पर हमने बात कर ली। अब बात आती है अनुच्छेद, ये देखिए आप बात करेंगे राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से लेकर 22। ये कहता है अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अनुच्छेद 19(1)(a) मुझे बोलने की स्वतंत्रता देता है, मेरे विचारों को व्यक्त करने की आजादी मुझे देता है कि मेरे पास जो अधिकार है 19(1)(a) में वो क्या क्या है। तो मेरे पास अधिकार है भैया बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता आ जाएगी, अखबारों की स्वतंत्रता आ जाएगी। किसकी? आप कहेंगे सर अखबारों की स्वतंत्रता है वो किस में आ जाएगी? अनुच्छेद 19(1)(a) में। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, पहले क्या था 2002 में राष्ट्रीय ध्वज संहिता अधिनियम आया जिसमें यह कहा गया कि निजी मकानों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। पहले अपने मकानों पर तिरंगा फहराने की आजादी नहीं थी, लेकिन अब अपने मकानों पर, अपने निजी संस्थानों पर चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब ये बात कर ली कि भैया राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, जानने का अधिकार है, शांत रहने का अधिकार है, इंटरनेट का प्रयोग 2017 में मूल अधिकार बना दिया। क्या बना दिया जी? मूल अधिकार बना दिया। तो यहां पर हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए, सारे पॉइंट हम लोगों ने यहां पर इसको पढ़ लिए कि सर अनुच्छेद 19 में लिखा है, अनुच्छेद 19 में लिखा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज की स्वतंत्रता, जानने का
अधिकार, शांत रहने का अधिकार और इंटरनेट का प्रयोग, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। बिल्कुल सविता जी, नवीन जीनल केस था 2002 में, जिसमें क्या कहा गया, चलिए। तो देखिए, मैंने शायद आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मेरी प्यारी बहन रंजना जी, मैंने अभी शायद पहले भी बताया था कि आप नोट्स बनाने के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हैं। आपको ये पीडीएफ मिल रही है ना, इन पीडीएफ को प्रिंट आउट करा लो, नहीं भी करानी है छोड़ो, इनसे आप लिख लो, रिवीजन हो जाएगा। जैसे आप पढ़ रही हैं, रिवीजन कर रही हैं, अच्छा ये है, उसको पढ़ लिया फोन में, फिर आप उसको अपने हैंड राइटिंग में लिख लो, तो और अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आपकी समस्या मैं समझ सकता हूं, ये आप चाह रही हैं कि मैं हाथ से लिखूं ताकि आपको बहुत ज्यादा समय मिल जाए लिखने में, तो वो आप अपनी सहूलियत के लिए सोच रही हैं। सहूलियत उसमें नहीं है कि आपको समय मिल रहा है, सहूलियत उसमें है कि आपको ज्यादा कंटेंट मिल रहा है, आप पीडीएफ से रिवाइज कर रही हैं, फिर अपने नोट्स बना रही हैं, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, वो ज्यादा फायदेमंद है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मेरी प्यारी बहन? चलिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब जो है ये हम क्लास करेंगे कल कंटिन्यू। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे। आप चाहें तो अभी 3 बजे यूपी होम गार्ड में मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपको पता चल जाए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप वहां भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।